हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं, हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। जैसे कि आप इस लेसन में हार्मोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें आपने पढ़ा कि जो हार्मोन्स हैं वो डक्टलेस या एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सीक्रेट होते हैं और वो हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन करते हैं। तो हमने यहाँ पर इस चैप्टर में सेक्स हार्मोन्स के बारे में पढ़ा है। आगे हमारे बॉडी में कुछ सेक्स हार्मोन के अलावा भी कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में कुछ काम करते हैं, तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन देख रहे हो, द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेट्स। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जो हार्मोन्स हैं वो पिट्यूटरी के द्वारा स्टिमुलेट होते हैं। मीन्स पिट्यूटरी उनको इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी वहाँ से अपने कुछ मैसेजेस इन ग्लैंड्स के पास भेजेगी, उसके बाद ही ये अपने हार्मोन सीक्रेट करना स्टार्ट करेंगे। इसीलिए यहाँ पर स्टिमुलेट वर्ड का यूज़ किया गया है। स्टिमुलेट का मीनिंग ये है कि वो उनको एक्टिव कर देते हैं। स्टिमुलेट टेस्टिज एंड ओवरी टू प्रोड्यूस देयर हार्मोन। तो यहाँ पर बताया है कि जो पिट्यूटरी है वो क्या करती है, वो ओवरी और टेस्टिज के हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए उनको स्टिमुलेट करती है, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम द पिट्यूटरी द टेस्टिज एंड ओवरी देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉडी सच एज थायराइड, पैनक्रियाज एंड एड्रिनल। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो टेस्टिज और ओवरीज हैं उसके अलावा भी कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करती हैं और बॉडी में अलग अलग फंक्शन करती हैं। तो आप ये जो 10.5 ग्राम डायग्राम देख रहे हो, इसमें आपको वही बताया है कि यहाँ पर अलग अलग टाइप की जो ग्लैंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पर सिचुएटेड हैं। ब्रेन में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड दिखाई दे रही है, फिर गले में थायराइड ग्लैंड, हमारी किडनीज़ के ऊपर एडिनल ग्लैंड, और हमारे स्टमक के आसपास ही रहती है पैनक्रियाज ग्लैंड, और टेस्टिस और ओवरी की पोजीशन आपको पहले से ही पता है। तो आगे देखते हैं इन्हीं के फंक्शन। यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें एक स्टोरी बताई गई है आपको कि बूझो और पहली हैं वो अपनी आंटी के घर गई हैं जो कि एक डॉक्टर है, और वहीं पर एक लड़का आया हुआ है काका, जो कि एक पेशेंट है और उसका गला फूला हुआ है। तो उनकी आंटी ने उनको बताया कि ये जो लड़का है काका, इसको थायराइड ग्लैंड के कारण एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है गायटर। वास्तव में होता क्या है कि जो थायराइड ग्लैंड है वो एक हार्मोन सीक्रेट करती है, थायरॉक्सिन। अगर वो सीक्रेट ना हो तो उसकी कमी के कारण हो जाती है थायराइड ग्लैंड के वजह से बीमारी हो जाती है गायटर। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है उसी में आपको बताया गया है कि जो गायटर है वो किस कारण होता है। गायटर इज़ ए डिजीज ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन की कमी के कारण थायराइड जो कि थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है उसके कारण गायटर हो जाता है। उनकी आंटी ने उनको ये भी बताया कि जो उनके अंकल हैं उनको डायबिटीज़ है। कैसे हुई उनको डायबिटीज़? क्योंकि उनकी जो पैनक्रियाज है वो सफिशेंट अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट नहीं करती। तो यहाँ पर आपको एक बात का और पता चल रहा है कि जो डायबिटीज़ की डिजीज़ है, डायबिटीज़ मीन्स शुगर की बीमारी, इसमें क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल में नहीं रहता, वो ज़्यादा हो जाता है। कैसे होता है ज़्यादा? उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी पैनक्रियाज एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन हमारे ब्लड के शुगर को कंट्रोल करता है। इसलिए अगर वो सफिशिएंट अमाउंट में या कम होगा या नहीं प्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ की डिजीज़ हो जाती है। उसके बाद बताया है एडिनल ग्लैंड के बारे में कि जो एडिनल ग्लैंड है जो कि किडनीज पर सिचुएटेड है, वो हमारा एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है ये क्या काम करता है? ये हमारे ब्लड में जो साल्ट का बैलेंस है उसको कंट्रोल करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अंडरलाइन की हुई लाइनों में
एडिनल ग्लैंड सीक्रेट हार्मोन विच मेंटेन द करेक्ट साल्ट बैलेंस इन द ब्लड। एक तो फंक्शन हो गया ये। उसके बाद बता रहे हैं कि इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री, एम्बैरेस्ड और वरीड। यानी कि कोई भी पर्सन अगर स्ट्रेस में है, गुस्सा है या उसको डर लग रहा है, चिंतित है, तो उसके जो हमारी बॉडी कंट्रोल करती है उस एडिनिलीन हार्मोन की वजह से करती है। तो एडिनिलीन हार्मोन के दो फंक्शन हो गए। पहला फंक्शन हो गया कि इट कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द साल्ट इन आवर ब्लड, और दूसरा हो गया इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस व्हेन वन इज़ एंग्री और इन एम्बैरेस्ड कंडीशन। उसके बाद थायराइड एंड एडिनल सीक्रेट देयर हार्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी। यानी कि आपको पिट्यूटरी का फंक्शन बता रहे हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड के जो सीक्रेशन है उनको कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर भी यही बात बताई है कि ये जो हार्मोन हमने पढ़े हैं, जो ग्लैंड हमने पढ़ी हैं, थायराइड ग्लैंड भी, एडिनल ग्लैंड भी, ये दोनों के हार्मोन के जो सीक्रेशन है वो कंट्रोल करती है कौन? पिट्यूटरी। इसके अलावा पिट्यूटरी जो है वो एक ग्रोथ हार्मोन भी सीक्रेट करती है, जो कि किसी भी पर्सन की नॉर्मल ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है। क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बहुत सारी ग्लैंड्स के हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करती है, इसलिए हम इस ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। आगे हैं रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग की जो लाइफ हिस्ट्री के बारे में आपने प्रोसेस पढ़ा था मेटामॉर्फोसिस, वो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। उसी के बारे में आपको बता रहे हैं कि ये जो मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस है ये कंट्रोल होता है हार्मोन के कारण। और वो कौन सा हार्मोन है? वो हार्मोन है जो इंसेक्ट्स हैं उसमें इंसेक्ट हार्मोन, और जो फ्रॉग है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन। ये वही थायरोक्सिन है जो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है, और थायराइड ग्लैंड फ्रॉग में भी होती है। थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। थायरोक्सिन की जो सीक्रेशन है, या हम कहेंगे कि जो थायरोक्सिन हार्मोन का बनना है वो कंट्रोल करता है आयोडीन। और आयोडीन हम चाहे वो ह्यूमन बीइंग में हो या फ्रॉग में हो, वो थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए नेसेसरी है। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि जैसे जो फ्रॉग जिस भी पानी में डेवलप करता है, अगर उस पानी में आयोडीन ना हो तो कोई भी जो डेडपूल है वो अडल्ट नहीं बन पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस जो है वो कौन कंट्रोल करता है? थायरोक्सिन हार्मोन कंट्रोल करता है, और थायरोक्सिन की जो फंक्शनिंग है वो डिपेंड करती है आयोडीन पर। तो हम कह सकते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग के लिए कौन सा एलिमेंट नेसेसरी है, तो उसका आंसर रहेगा आयोडीन। उसके बाद है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ, द हेल्थ रिलेटेड विद आवर रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कि हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनकी हेल्थ को ही हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कहते हैं। तो यहाँ पर पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि क्योंकि किसी भी पर्सन को फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्थी रहता है, तभी हम उसको हेल्दी पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि हम एडोलसेंस की बात कर रहे हैं, तो इन दिनों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो ग्रो करते हैं, तो उनकी हेल्थ भी नेसेसरी है। तो उन्हीं से संबंधित यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं कि हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए क्या क्या ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलसेंट्स। जो एडोलसेंट्स हैं उनकी न्यूट्रिशन नीड क्या क्या हैं? Adolescence is a stage of rapid growth and development, hence the diet of an adolescent has to be carefully planned। क्योंकि ये जो एज है इसके अंदर एडोलसेंट प्रॉपरली ग्रो करते हैं, उनके ऑर्गन्स अच्छे से ग्रो करते हैं, इसलिए हमें उनकी जो डाइट है वो अच्छे से प्लान करनी चाहिए। हमें एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, और बैलेंस डाइट का क्या मीनिंग है वो आप 6th क्लास में पढ़ चुके हो, जिसके अंदर
कोई भी ऐसी डाइट जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और दूसरी जो रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो पूरी हो जाए, ऐसी डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। किसी भी इंडियन फूड में अगर हम बात करें कि इंडियन फूड में बैलेंस डाइट किसको कहेंगे, तो दाल या रोटी या फिर दाल या चावल और कुछ वेजिटेबल्स, वो अपने आप में एक बैलेंस फूड है। मिल्क अपने आप में एक बैलेंस फूड है। इसके अलावा फ्रूट जो हैं वो हमें नरिशमेंट देते हैं। इन्फेंट्स के लिए, इन्फेंट्स कौन होते हैं? शिशु, जो बच्चे अपनी माँ का दूध पीते हैं उनको हम इन्फेंट्स कहते हैं। उनके लिए जो कंप्लीट नरिशमेंट है वो उनकी मम्मी के दूध से पूरी हो जाती है। उसके बाद बताया है कि जो आयरन रिच फूड है वो भी एडोलसेंट के लिए ज़रूरी है। तो उसमें बताया इन्होंने आयरन build blood and iron rich foods such as leafy vegetables, जैगरी मीट, जैगरी गुड़ होता है, सिट्रस खट्टे फ्रूट होते हैं। उसके बाद इंडियन गूसबेरी यानी कि आंवला, ये भी एडोलसेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा अगले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि आप जो भी खाना ले रहे हैं, जो आप लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, तो क्या आपको ये जो चीज़ें हम बैलेंस डाइट की जो चीज़ें हमने बताई, क्या वो आपको पूरी तरीके से उसमें हैं? और ये भी बताया है कि जो फैट्स और जो शुगर हैं वो हमें एनर्जी देते हैं। उसके बाद जो डार्क लाइनें लिखी हुई हैं इसमें बताया है कि जो चिप्स और पैक्ड फूड हैं वो टेस्टी तो होते हैं, लेकिन कभी भी हमें उनको रेगुलर मील से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि मान लो डिनर का टाइम हुआ है या लंच का टाइम हुआ है और आप हर रोज़ जो है अपना पेट या तो चिप्स से या पैक्ड फूड से या फिर कोई डिब्बाबंद फूड है उससे अगर भर लेते हो तो आपका जो नरिशमेंट है वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो टेस्टी तो हो सकती हैं लेकिन हमें एडिक्वेट न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देते। आगे है आगे आपको ये जो एक्टिविटी 10.5 दे रखी है ये आप कर सकते हैं। इसमें आपको देखो कुछ फूड के टाइप बता रखे हैं, तो इसकी मदद से आप एक कोई चार्ट बना सकते हैं जो कि एडोलसेंट की डाइट में हेल्पफुल है। उसके बाद है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मीनिंग होता है कि कोई भी जो व्यक्ति है वो अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखे, उसको पर्सनल हाइजीन ही कहते हैं। तो इसमें इन्होंने बताया है कि एवरीवन शुड हैव ए बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे, कि कम से कम एक बार हमें स्नान जरूर करना चाहिए। क्योंकि टीनेजर्स की जो एज होती है उसमें स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिविटी, सब केशियस ग्लैंड की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिससे बॉडी स्मेल भी बढ़ जाती है। इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम उन अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से वॉश करें, क्लीन करें एवरी डे। अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए हमें अपनी क्लीननेस का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गर्ल्स के लिए बताया कि गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेनस्ट्रुअल फ्लो। मेनस्ट्रुअल फ्लो के समय लड़कियों को अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आगे है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूरी है एडोलसेंट्स के लिए। तो आपको कुछ मेथड दे रखे हैं, उनमें आप कह सकते हैं कि ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। इनमें से आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद है लास्ट पॉइंट, से नो टू ड्रग्स। तो इसमें आपको बताया गया है कि जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो एडोलसेंट का जो टाइम होता है इस टाइम पे बच्चों को कुछ इनसिक्योरिटी फील होती है, और वो इनसिक्योरिटी उनमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए भी हो सकती है या किसी और बात के लिए भी हो सकती है। तो इस समय कभी भी हमें ड्रग्स का सहारा नहीं लेना चाहिए। तो उसी के लिए कहा है से नो टू ड्रग्स। क्यों? उसके लिए आंसर है जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। अगर कि कोई डॉक्टर या किसी बीमारी की वजह से अगर हमें दवाइयाँ ना लेनी पड़े तो हमें कोई भी ड्रग्स का जो है सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्रग्स आर एडिक्टिव। एडिक्टिव का मीनिंग होता है
कि वो आदी हो जाते हैं। हम आदी का मीनिंग भी वही है कि हमें आदत हो जाएगी, फिर उसके बिना रहा नहीं जाता, बार बार लेने का मन करता है, इसलिए हमें उनको हमेशा नो कहना चाहिए। इफ़ यू टेक दैम वंस, अगर आप उनको एक बार लेते हैं, यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन, आपको बार बार लेने का मन करेगा। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, अगर आप लंबे समय तक उनको लेते हैं तो आपकी बॉडी को हार्म पहुँचेगा, आपकी जो लाइफ है वो हेल्थ से भी और हैप्पीनेस से र्यून हो जाएगी। र्यून का मीनिंग है बर्बाद हो जाना। उसके बाद एड्स के बारे में बताया है। एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि HIV से फैलती है। HIV एक वायरस का नाम है, तो आप फुल फॉर्म कर सकते हैं एड्स की, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम और ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV के लिए ह्यूमन इम्यूनो वायरस। तो यहाँ पर ये दोनों जो फुल फॉर्म है आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। उसके बाद बताया है कि जो एड्स की जो बीमारी है वो कैसे फैलती है। पहले मैं बीमारी के बारे में बता दूँ आपको कि एड्स की डिजीज़ है क्या। वास्तव में एड्स एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का या किसी भी जीव का जिनको एड्स हो जाती है उनका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है। इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ के लिए बहुत कंपलसरी है। आजकल जैसे कोरोना फैला हुआ है तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि इम्यून सिस्टम क्यों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सभी कहते हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है उसको ये बीमारी नहीं होती, या उसके हो भी जाती है तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। तो इसलिए इम्यून सिस्टम जब ख़राब हो जाता है तो उस समय हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेती हैं, या हम कह सकते हैं हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। वो बीमारियां ठीक करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम ज़रूरी होता है। तो ये कैसे फैलती है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स, इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इंजेक्टिंग ड्रग्स। कह रहे हैं कि ये जो है सीरिंज यूज की जाती है ड्रग्स लेने के लिए। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन की सीरिंज हम यूज़ कर लेते हैं तो उससे बीमारी फैल सकती है। सेकंड पॉइंट है इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क, किसी शिशु में ये मम्मी के मदर्स जो मिल्क है उससे फैल सकती है। थर्ड पॉइंट है द वायरस कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। अगर कोई व्यक्ति HIV से इन्फेक्टेड है और उनके साथ सेक्सुअल संबंध बना लिए जाते हैं तो उनको भी ये बीमारी हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर 2 बॉक्स दे रखे हैं। इस बॉक्स में आपको बताया गया है कि जो गर्ल्स हैं या मेंस्ट्रुअल फ्लो के समय कुछ मिथ्या धारणाएं बनी हुई हैं, यहाँ पर उसी को क्लियर करने के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है द गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मैस्चुरेशन। अगर कोई लड़की मैस्चुरेशन के टाइम किसी लड़कों को देख लेती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। जो मदर है वो चाइल्ड के सेक्स के लिए जिम्मेदार होती है, ये बात भी गलत है। उसके बाद है ए गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन किचन ड्यूरिंग मैस्चुरेशन। मैस्चुरेशन के समय किसी भी लड़की को किचन में काम नहीं करना चाहिए, ये बात भी गलत है। उसके बाद नेक्स्ट जो पैराग्राफ है आपका, जो आप देख रहे हैं एडोलसेंट प्रेगनेंसी, ये आपको बताया गया है कि हमारा जो देश है उसके अंदर मैरिज के लिए फ़िक्स की गई है एज 18 गर्ल्स के लिए और 21 बॉयज़ के लिए। तो ऐसा क्यों है? तो उसी के लिए आपको ये पैराग्राफ है। आपको जैसे कि पता है ही कि जो एडोलसेंट की एज स्टार्ट होने के बाद कोई भी बॉय या गर्ल रिप्रोडक्टिव के कैपेबल हो जाता है। तो उसी से बचने के लिए कि हमें एडोलसेंट प्रेगनेंसी से क्यों बचना चाहिए, या ये 18 की एज या 21 की एज फिक्स क्यों कर रखी है, उसी के बारे में बताया है। देखो, दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। क्योंकि जो टीनेज की जो मदर होती हैं वो अभी मेंटली मैच्योर नहीं हुई हैं और फिजिकली भी मैच्योर नहीं हैं, तो इसलिए टीनेजर मदर
को अवॉइड किया जाता है। आगे है अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन द मदर एंड द चाइल्ड, कि अगर जल्दी मैरिज कर दी जाती है या जल्दी कोई लड़की माँ बन जाती है तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को भी और माँ की भी हेल्थ को, दोनों को ही खतरा रहता है। अगला है इट आल्सो क्यूरटेल्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द यंग वुमेन एंड मे कॉज मेंटल एग्नी एज सी इज़ नॉट रेडी फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मदर। ये जो एज होती है इसी के अंदर बच्चों को अपना कैरियर बनाना होता है, लाइफ में कुछ बनना होता है, तो उस समय के लिए भी मदरहुड जो है वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए 18 की गर्ल्स के लिए और 21 की बॉयज़ के लिए मैरिज की एज फिक्स कर रखी है। ओके, थैंक यू।